सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। देखो भाई, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2.2 कर चुके थे और ये क्वेश्चन अच्छे से देख लिया था अपन ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 2.2 के बाद अगला क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3.3 देखा जाए। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद करना चाहेंगे या फिर मैं करूं? आप लोग ट्राई करना चाहते हैं, कीजिए कीजिए। क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। अच्छा, पढ़ के पहले खुद ड्रॉ करो, है ना। खुद देखो, खुद तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, क्या तुम अप्रोच कर पा रहे हो। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? डायग्राम बनाओ। हाँ, एक एक लाइन पढ़ते जाओ, ड्रॉ करते जाओ। इसका एक्सटी ग्राफ पूछना चाह रहा है वो। एक्सटी ग्राफ मतलब कौन सा ग्राफ होता है? पोजीशन टाइम, है ना। डिस्टेंस डिस्टेंस कुछ नहीं होता है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ होता है। तो वो एक्सटी टाइम ग्राफ में ऐसा कह रहा है कि एक बालिका है, बालिका नहीं, एक महिला है। एक महिला है जो स्टार्ट कर रही है अपने घर से सुबह 9 बजे चलना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है एक सीधी रोड पे। तो ये इसका घर है, ये इसका ऑफिस है। घर से चली, ऑफिस पहुंच गई। घर से चलना शुरू किया इसने कितने बजे? 9 AM पे। और 2.5 किलोमीटर दूर उसका घर है। कितने बजे पहुंची इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसने जो स्पीड मेंटेन करी है वो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर दूर तक ये जा रही है। तो अगर 2.5 किलोमीटर अगर ये दूर जा रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितनी देर में यहाँ पहुंच जाएगी? इसमें कोई डाउट है क्या? टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसके समझ में नहीं आए रोक के पूछेगा तुरंत, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है। 2.5 किलोमीटर बाई 5, क्योंकि ये भी किलोमीटर में 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो आंसर 1/2 आवर या फिर 0.5 आवर आ गया। 0.5 आवर मतलब आधा घंटा। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स। क्या आपको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना आता है? अरे हाँ, या ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आवर की जगह क्या लिख देंगे? 60 मिनट। तो 30 मिनट में मतलब 9:30 पे ये बालिका यहाँ पहुंच गई। बालिका वापस से बोल रहे हैं, आंटी है, ऑफिस पहुंच गई ना। ऑफिस से फिर वापस आ रही हैं। तो 5 बजे तक ऑफिस में यहाँ रही। 5 बजे तक इन्होंने यहाँ पे ऑफिस में काम किया। 5 PM, सुबह के नहीं, रात के काम के। एंड स्टेज ऑफिस अप टू 5 PM एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। लौट के आ रही हैं बहुत तेज ऑटो से। शाम का टाइम है। तो ये टी रिटर्निंग का अगर मैं बात करूं, पीछे कौन गधा है जो बात कर रहा है? टी रिटर्निंग की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस 2.5 है, ये 25 है। इसका मतलब है 1/10 आवर हुआ कि नहीं हुआ? इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 × 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये 6 मिनट में वापस लौट के आ गई। जिनको सुबह आधा घंटा लगा था वो 6 मिनट में आ गई। मतलब 5:06 पर ये घर पर पहुंच चुकी होंगी। ये पूरी कहानी बन गई कि नहीं बन गई? हाँ भाई, एशले, ठीक। पीछे मोहल्ले में कहानी समझ में आ गई। अब हमसे जो ड्रॉ करवाना चाह रहा है ना, वो बड़े मजेदार चीज़ है। वो हमसे एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कराना चाह रहा है। समस्या ये है कि एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना अपने को आता ही नहीं है, तो पहले ये सीखते हैं कैसे करते हैं। एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुमको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो मैंने इसके जो घर है वो घर मैंने मान लिया कि घर यहीं पर है, ओरिजिन पे। घर ओरिजिन पे हो गया। इसकी ऑफिस कहीं होगी दूर, तो अपन ने मान ली इसकी ऑफिस यहाँ पर है। अगर इसके कोऑर्डिनेट 0 हैं तो इसके कोऑर्डिनेट 2.5 किलोमीटर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
क्योंकि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, 2.5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब वो एक जो चलना शुरू करी है वो 9 बजे शुरू करी है, मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली 9 AM हो रहा होगा ओरिजिन पे। याद करो तुमको बोला था हर ऑब्जर्वर के पास अपनी खुद की एक घड़ी है, खुद का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो घड़ी है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे। और उसकी घड़ी में भी कितना बज रहा है, जीरो नहीं बज रहा, कितना बज रहा है, 9 AM। और उसके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अभी जीरो है और ऑफिस की दूरी है 2.5 किलोमीटर। इसकी जो स्पीड है, देखने वाली बात है कि स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट का मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना समझ में आ गया सबके? एक दो बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया ना तो बस पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जब यहां पर पहुंची होगी तो यहाँ पे कितने बज गए होंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। इतना चमक गया सबके? इसके बाद मान ले 5 यहाँ पे बज गए, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है अपने पास। तो 5 बजे तक वो वहीं ऑफिस में ही लेटी रही ना, या काम कर रही थी, जो भी मतलब ऑफिस में ही रही। उसके बाद वो वापस लौट के घर पे आई है। इसका मतलब इसकी पोजीशन वापस से 2.5 ऑफिस से वापस से ओरिजिन पे आ जानी चाहिए। लेकिन समय तब तक कितना हो चुका होगा, 5 बज के कितने मिनट, 6, मतलब 5 बज के 6 मिनट हो गए और ये वापस से लौट के घर पे आ गई। लेकिन दोनों ही केसेस में जो स्लोप है वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? घूसा खाओगे, घूसा अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि पहले स्पीड कितनी थी, 5, तो इसका स्लोप हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, अगर आप आवर में कन्वर्ट कर लोगे तो। क्योंकि हमें पता है एक्सटी ग्राफ का स्लोप कितना होता है, वेलोसिटी देता है। सारी बात समझ में आ गई? किसी के मन में कोई डाउट? छाप लेंगे। आपको एक्सटी ग्राफ चमक गया? इसका अगर वीटी ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? इधर देखो, इधर देखो। वीटी ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन होगा? चलो देखते हैं। हम वेलोसिटी टाइम बना रहे हैं कि स्पीड टाइम बना रहे हैं? ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम अगर एक ग्राफ बना रहे हैं तो पहले इसकी स्पीड कुछ थी, पहले कितनी थी, 5। फिर उसके बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। कब से कब तक 0 रही है, 9, 9:30 से लेके 5 बजे तक। 5 के बाद इसकी स्पीड वापस से कितनी हो गई नीचे, निगेटिव में, -25, क्योंकि वो लौट के आ रही है ना, तो राइट साइड गई होगी तो पॉजिटिव, लौट के आ रही है तो नेगेटिव। समझ गई बात? अगर यही ग्राफ को अगर मैं, ये जैसे मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है, कौन सा ग्राफ बनाया है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान रखना। इसकी पोजीशन पहले जहां थी वहीं लौट के ले आया। इसको अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ, अगर मैं इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं तो फिर कैसे करेंगे वो मैं भी बताऊंगा, पहले छाप लो। बेटा अंतरजोत, आपने वो मोशन इन वनडी की वीडियो मांगी थी ना, पहुंच गई? क्या डाउट था तुमको? क्लियर हो गया? देखी नहीं? हो सकता है उसमें एक आध वीडियो में आवाज नहीं हो, तो नहीं, कुछ जो बचे वो पूछ लेना। बिल्कुल करेंगे, पहले एक बार एनसीईआरटी तो खत्म हो जाएगी। कराना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कंस्ट्रेंट ढेर सारे हैं। पहला कंस्ट्रेंट है कि तुम में पढ़ने की जीजी विषय नहीं है। जीजी विषय मतलब
क्या तुमको ये एक्सटी ग्राफ समझ में आ गया? हाँ या ना? छाप लिया? अब देख इस एक्सटी ग्राफ से ना, अगर मुझे मान ले, इसी ग्राफ में समझा देते हैं, अगर इसी ग्राफ से अगर तुमको मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना हो, कौन सा टाइम ग्राफ? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर डिस्टेंस बनानी तो डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगी, आया ना? तो यहां से यहां तक तो देख डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर आ गई, फिर रुक ही रही है, उसके बाद डिस्टेंस तो कम हो नहीं सकती। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो अब नीचे नहीं बनेगा, किधर बनेगा? इसके ऊपर। तो जो अगर मान ले डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो यहां तक तो आइडेंटिकल होता, फिर जो नीचे जा रहा है ये वाला हिस्सा किधर चला जाता? ऊपर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती। तो उस केस में अगर वो 2.5 नीचे चल के आई है तो 2.5 और ऊपर तो टोटल कितने किलोमीटर चल जाएगी? यहाँ पे 5। तो यहाँ पर कितना आ गया होता? तुम समझ गए बात को? हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, तुम्हें समझाने के लिए हमने बोला है कि डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती, समय के साथ डिस्टेंस या तो उतनी ही रहेगी या फिर बढ़ेगी। या तो मैं चल रहा हूं या फिर मैं नहीं चल रहा हूं। अगर चलूंगा तो बढ़ेगी, नहीं चलूंगा तो रुकेगी, कम नहीं हो सकती कभी। अगर मैं लौट के घर पे भी आ रहा हूं तो भी डिस्टेंस तो बढ़ ही रही है कि नहीं? खैर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो बस यहीं पे खत्म हो गया था, जो वाइट वाइट अपन ने बनाया। बाकी तो एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है, जो सबके लिए थी भी नहीं। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं अपन, वापस से करो। आंसर बताओ। गड्ढे में गिराने वाला है, सीख तुम चुके ही हो। आंसर बताओ। हम्म। हो गया भैया सच से सामना, हो गया ना सच से सामना। क्वेश्चन तो ये करा चुके थे क्लास में, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। गधे कहीं के गधे। नशेड़ी इंसान है। बेटा तू पहले दिन आई है, पहले दिन ये सब डांट खा रहे हैं, ये नालायक हैं। अब तो आदत पड़ गई है इनको।
5 आगे जा रहा है 3 पीछे आ रहा है, तो कितना चल रहा है? इतना तो समझ में आता है। अच्छा, 1 मीटर का एक स्टेप है, 1 सेकंड टाइम ले रहा है, 13 मीटर दूरी है। तो 13 मीटर अगर दूरी है तो देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब तो गड्ढा गिरेगा ही है। तो इसमें से 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, तो यहां से पहले तो 5 गिन ले, 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 8। मतलब 8 के बाद तो कभी लौट के आना ही नहीं है, 8 के बाद तो सीधा 5 कदम आगे ही जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, और गड्ढे में गिर जाएगा, फिर कभी लौट के वापस आने वाला नहीं है। तो ये वाले में तो इसे कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। सबसे पहले तो वो लास्ट वाले 5 कदम निकालना, इनके बाद अब तो वापस आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो 5 स्टेप आगे, क्या लिख रहा हूं मैं, 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, तो अल्टीमेटली कितना चला होगा? 2 स्टेप। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? 2 स्टेप। तो इसका मतलब 5 और 3 8, मतलब इसको इन 2 सेकंड को चलने में कितना टाइम लगा होगा? 8 सेकंड। फिर अगले 2 को वापस से 8 सेकंड, फिर अगले 2 को 8 सेकंड, फिर अगले 2 को 8 सेकंड, और फिर कितना चला होगा? 5। तो 8 चौक 32, और 32 और 5 कितने होते हैं? 37। तो टाइम कितना हो जाएगा अपने पास? 8 × 4 + 5, 32 और 5 37 सेकेंड। किसका आंसर आया था? बहुत अच्छे, चमत्कार कर दिया लड़के ने। और किसी का आंसर आया? हाथ उठाओ जिसका आंसर आया। उठा रहा है कि कान खुजा रहा है? वेरी गुड। उसे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा आंसर कैसे आ गया। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखना रहेगा अगर आप पेपर में लिखोगे तो। अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे? तो लिखोगे नेट डिस्प्लेसमेंट 5 कदम फॉरवर्ड प्लस 3 कदम बैकवर्ड, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 स्टेप्स। ठीक है, ईच स्टेप्स टेक्स 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। समझ गए ना बात को? जो बात मैंने शब्दों में समझाई है इसको शब्दों में लिख देना है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो। ऑब्जेक्टिव में आए तब तो तुम्हें करने की टेंशन ही नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, एक्सटी ग्राफ पूछा है। Determine graphically and otherwise how long the drinker takes to fall a pit in a pit 13 meter away from the start। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो उसका ग्राफ ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। अगले पेज पे बनाएंगे, अगले पेज पे बनाएंगे। बिल्कुल सही बनाया ग्राफ। आज तो छक्के पे छक्के लग रहे हैं भाई। करके आए क्या? देखो, तुम सब भोले बच्चे। क्यों प्रांजल? हैं? मैं कह रहा हूं तुम सब भोले बच्चे। प्रांजल कह रही है मैं बोली नहीं हूं, मुझे बोला मत बोलो आप। अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक है चलो। छोटी बच्ची, तो 13 कदम है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 कदम हो गए, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चल हट यहाँ से। 13 यहाँ पे हो गया एक्स्ट्रा। तो देख भाई, भाई नहीं बहनों, अच्छा कुछ भाई भी हैं। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13। चलो शुरू करते हैं। 32 सेकंड तक पूरा बना दे क्या, या इसको भी या बनाना ही पड़ेगा? अच्छा रुको,
एक, एक, 4, 5। एक्चुअली ना एक थोड़ा मैं इसको दूर दूर बना के खत्म करता हूँ। जैसे ओरिजिन से शुरू करेगा, उसके बाद ये 5 स्टेप जा रहा है सीधा। तो 5 स्टेप जाएगा तो 5 स्टेप तक तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मतलब यहाँ तक तो ऐसे जाएगा सीधा ये। फिर 3 स्टेप नीचे आएगा तो वापस से 3 स्टेप नीचे आ गया। इतनी देर तक ये 5 सेकंड ये बीत चुके होंगे और 3 यहाँ पे आ गए होंगे, तो कितना टाइम हो गया होगा? 8 सेकंड। इतना चमक गया। फिर उसके बाद फिर 5 चलेगा, तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7। एक्चुअली 3 स्टेप आ गया ना नीचे। 3 आया कि नहीं आया? आया, हाँ। हाँ, तो 2 और 5 कितने होते हैं? 7। तो ये 7 तक जाएगा यहाँ तक, बीच में ना 7। फिर 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो वापस 4 पे आ जाएगा। तो 8 और 8 16, और यहाँ पर 5 हो जाएंगे, तो 8 और 5 13। समझ गए बात को? फिर आगे जाएगा, तो यहाँ से और 5, मतलब 4 और 5 कितने होते हैं? 9। तो 9 तक जाएगा, और फिर 9 में से कितने जाएंगे? वापस से 3। तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो ये गया 6 वाली लाइन। 16 और 8 24 होते हैं, और 16 और 5 कदम आगे गया है, तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे? 21। कहाँ तक पहुँच गया? 6 तक। 6 के बाद फिर 5 चलेगा, 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 तक आ गया। 11 के बाद फिर कहाँ जाएगा? 8। 24 और 8 कितने होते हैं? 32। और 24 और 5 कितने होते हैं? अरे बोल ना यार, 29। फिर उसके बाद 8 पे आ गए। 8 के बाद अब ये अगले 5 कदम चलेगा तो फिर कभी लौट के वापस आने वाला नहीं है। तो 5 के बाद सीधा 13 पे पहुंचा दो, बस खत्म। 13 पे पहुंचा दिया, और 32 और 5 कितने हो गए? 37। बन गया एक्सटी ग्राफ। चमका? बेटा इस पे लिख भी ले कुछ, है ना? इस पे ऐसे तीर का निशान लगा के लिख 5 स्टेप फॉरवर्ड, फिर ऐसे लिख 3 स्टेप बैकवर्ड। वरना इसका क्या सेंस है? ये जो बातें लिखी हैं अपन ने, 3 स्टेप लिख इसको। देख इधर देख, नलायक, आधी आधी बात लिखती है। क्या लिखा है? ऐसे देख, आगे गया और फिर पीछे आया, क्योंकि अभी 4 दिन बाद तो कुछ याद नहीं रहेगा।
तो ये आगे बढ़े, बोल बेटा बोल, बता। एवरेज स्पीड, क्या डाउट है? हाँ, अप्लाई वगैरह कैसे करना है बताओ। जब इक्वल टाइम इंटरवल में जब कोई भी स्पीड अगर दे रखी हो। हाँ हाँ, बोलो। तो तुम, मैंने उसमें सिर्फ एवरेज स्पीड में मैंने सिर्फ तुमको तीन बातें बताई हैं। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक ही फॉर्मूला है। उसके बाद मैंने दो स्पेशल केस डिस्कस किए। अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए स्पीड v1 v2 दे रखी हो, तो जो एवरेज होगा वो v1 प्लस v2/2 होगा। और अगर स्पीड की बजाय अगर इक्वल टाइम डिस्टेंस में दे रखा हो, तो फॉर्मूला 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2 होगा। दैट्स इट।
हेलो हेलो। तो बात यह है कि मीटर पर सेकंड से अगर मान लो किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम जब एक बार पढ़ रहे थे तब मैंने बताया भी था शायद, बहुत पहले यूनिट एंड डायमेंशन में, है ना? यूनिट एंड डायमेंशन के टाइम बताया था, कन्वर्जन जब कर रहे थे अपन किलोमीटर पर आवर को सीजीएस में। लिख ले बेटा, फिर बताता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर। ये कन्वर्जन याद रखना, इसको अलग से याद रख लेना, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है। जो आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स में लिखना है। शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना सब? हाँ। उम्मीद मत करना कि मैं लिख के दूंगा शॉर्ट नोट। हाँ, पिछली क्लास में कह रहा था ना। हाँ 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 हाँ। क्या क्वेश्चन है? कहीं स्टॉपिंग डिस्टेंस दिख रही है क्या? क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि नहीं है? मतलब एक कार है, एक कार जा रही है जिसकी स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होके कितना आ रहा है? 35, 18 सत्ते 126, 7 पंजे 35 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर सेकंड से कार जा रही है। वो कह रहा है इसको मैंने 200 मीटर के अंदर रोक लिया। क्या था कि दिए तो मीटर में दिया था 200, तो मुझे उसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो बोल रहा रिटार्डेशन क्या लगा होगा? तो रोकने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो फाइनल है वो कितनी हो गई होगी? 0। यहाँ पर इसके पास कुछ रिटार्डेशन लगा होगा, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा जो इसको कम करके कुछ देर बाद कितनी कर देगा? 0। ये बात हम बहुत अच्छे से समझ सके हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एक्सेलरेशन अफेक्ट करता है वेलोसिटी को, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट ही एक्सेलरेशन होती है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। ये बात पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं, कुछ क्लासेस पहले। अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड 35 का स्क्वायर है। रिटार्डेशन है तो ऑलरेडी वो नेगेटिव खुद ही बांध के चल रहा है, तो नेगेटिव आएगा तो अपन उसकी टेंशन नहीं लेंगे। डिस्टेंस जिसने चली है वो 200 मीटर चली है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 400, और आगे माइनस। सॉल्व करके कितना आ रहा है? हो जाएगा 35 इंटू 7/70, नहीं 80। 5 7 35, 5 8 40, 5 1 5, और कितना बचेगा? 3 16, 49/16, मतलब -49/16 ये आ रहा है। किसमें आएगा? यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रिंटिंग एरर। इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे, यू स्क्वायर बाई 2a से, जो हमने फॉर्मूला याद किया था, है ना? उसके बाद अगले में क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। तुमसे टाइम पूछा है, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन निकाल ही लिया है। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया है, हमें v भी पता है, हमको u भी पता है, हमको टाइम निकालना है और हमको एक्सेलरेशन भी पता है। तो v u a और t को यूज करते हुए एक फॉर्मूला जो इजी मुझे लगता है वो ये वाला लग रहा है, v बराबर u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 35, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का 49/16 इंटू टाइम। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा अपने पास 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 49। 5 7 7 पंजे 35,
5 इंटू 16 और 7, 16 पंजे 80, 80/7 सेकंड आ रहा है। यही आ रहा है क्या? है ना? कोई डाउट? छापो फिर। लगभग ये आएगा 11.44, है ना? लगभग ऐसे आएगा 11.4 के आसपास। आगे चला जाए। छाप लिया होगा, ये तो आसान क्वेश्चन था वैसे। कितने लोगों से हो गया था ये? बस 3 लोगों से? 4? सबसे होना चाहिए भाई। चलो अगला क्वेश्चन। मैं करूँ या आप लोग ही करेंगे? 1 लाख करेंगे, एक बार करेंगे। करो भाई। 4 पार्टेंगे इसमें। नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हाँ, तो वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव होती है। कुछ नहीं बोल रखा है साइन कन्वेंशन उसने, तो इन जनरल ऊपर पॉजिटिव मानते हैं, नीचे नेगेटिव मानते हैं। ठीक है। उसने क्या बोला है कि अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फेंक दो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल? डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन तो नीचे ही रहेगा, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो तो नीचे ही रहेगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव बोल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे है ना, तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहा हूँ। डाउन, डाउन मतलब नेगेटिव। व्हाट आर द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? तो देखो भाई, वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? 0। और एक्सेलरेशन अभी भी कितना हो जाएगा? -g। -g, एक्सेलरेशन -g और वेलोसिटी 0। लिखते जा रहे हो ना बेटा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो नीचे ही है ना, ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, तो जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना, याद है कि नहीं? ऊपर थोड़ी होगी, ऊपर तो वेलोसिटी है। चूज x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 टू बी द लोकेशन एट द टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। सी पार्ट इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है कि बॉल पहुंच गई ना ऊपर, हमने कहा ओके, तो कह रहा है यहाँ पे मानो x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 0, हमने कहा ओके। वर्टिकल डायरेक्शन को मान लो डाउनवर्ड को पॉजिटिव, हमने कहा ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें अब इसने अपनी कन्वेंशन खुद दी है, ये पार्ट में देख रहे हो, नीचे की डायरेक्शन को क्या कह रहा है? पॉजिटिव मानो। एंड गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। अब सुन लो पहले, ये डायरेक्शन का ही तो पंगा है ना। इसने खुद डायरेक्शन डिजाइन कर दी कि नहीं भाई, नीचे की तरफ पॉजिटिव मानो, ऊपर की तरफ नेगेटिव मानो। अब इस दौरान इसमें 2 तरीके की जर्नी हो रही है। वो कह रहा है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन, एक तो मैं अप जर्नी की बात कर रहा हूं और एक मैं डाउन जर्नी की बात कर रहा हूं। तुम्हारी पोजीशन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हमेशा एक्स से नीचे ही बात कर रहे हो। मतलब तुम्हारी जो पोजीशन है वो हमेशा एक्स से नीचे ही रहेगी, और नीचे की तरफ को तुमने क्या माना है? पॉजिटिव। तो तुम्हारी पोजीशन जो होगी वो इधर भी पॉजिटिव होगी, और डाउनवर्ड जर्नी दोनों में ही कैसी हो जाएगी? पोजीशन पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि तुमने नीचे की तरफ क्या मानी है?
पॉजिटिव। बात चमकी? नीचे की तरफ पॉजिटिव माना है, नीचे की तरफ पॉजिटिव मानने की वजह से एक्स भी नीचे पॉजिटिव हो गया। ये इन जनरल ऐसा होता है, नीचे की तरफ मानने से तुम्हारा इधर भी पॉजिटिव हो गया और ये वाली डायरेक्शन भी कैसी हो गई? पॉजिटिव। फिर क्या कह रहा है? और पोजीशन के बाद फिर कह रहा है वेलोसिटी बता दो। तो देखो भाई, पहले तुम्हारी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, तो ऊपर की तरफ क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो ये तो हो गया नेगेटिव। लेकिन जब डाउनवर्ड जर्नी में आएगा तो वेलोसिटी किधर होगी? नीचे। और नीचे की तरफ डायरेक्शन क्या मानने हो? पॉजिटिव। तो ये तुम्हारी है अपवर्ड जर्नी और ये है तुम्हारी डाउनवर्ड जर्नी। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन हमेशा किधर रहेगा? नीचे। और नीचे की तरफ को क्या माना है? तो अपवर्ड जर्नी में भी पॉजिटिव और डाउनवर्ड जर्नी में भी पॉजिटिव। ऐसा उसने साइन पूछे थे, अपन ने सारे साइन बता दिए। नेक्स्ट कह रहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। ये तो अपन ने याद कर रखा है। अगर यू स्पीड से किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तुम्हें याद था? कितना था बेटा? यू स्क्वायर बाई 2g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u/g। तो अपन को u तो पता ही है, दोनों वैल्यू डाल देंगे। अगर ये फॉर्मूले से नहीं करना हो, प्रॉपर करना हो, तो टाइम के लिए क्या लगा देंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऊपर का टाइम प्लस नीचे का टाइम के लिए ट्वाइस कर देंगे। और अगर हाइट निकालनी होगी तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आप लोगों को खुद करना है डी पार्ट। डी पार्ट के लिए मैंने डब्बे बंद कर दिया। जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, इसमें स्पेसिफिकली बोला है उसने, 10 नहीं मान लेना। किसी के मन में कोई डाउट? क्या बेटा? देख, अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी किधर है? ऊपर। और ऊपर की डायरेक्शन को उसने सी पार्ट में क्या बोला है? इसलिए नेगेटिव है। देख, डायरेक्शन पोजीशन में देखना है कि वो उस पोजीशन से नीचे या ऊपर है। पोजीशन में डायरेक्शन नहीं है। पोजीशन में जैसे इससे अगर ऊपर है इस लेवल से तो पॉजिटिव, इस लेवल से नीचे है तो नेगेटिव। लेकिन उसने क्या बोला कि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो इस लेवल से नीचे है तो पॉजिटिव। तो हमेशा अपवर्ड जर्नी में भी डाउनवर्ड जर्नी में भी इस लेवल से तो नीचे ही है, और नीचे की डायरेक्शन को उसने क्या माना है? पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया? दूसरी चीज, उसने जो तुम पूछ रहे हो कि सर वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है, ये नीचे की तरफ इंडिकेट कर रही है। हाँ भाई अश्ले, ये तो नहीं चमका होगा, क्या हुआ? अच्छा, ये फॉर्मूले तो आते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, है ना? तो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या 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 हुआ है। क्या आंसर आया? कट साहब? क्या बेटा? तो क्या हो गया? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा?
क्या भाई इतना टफ कैलकुलेशन है क्या? हाइट कितनी आ रही है? मीटर। और टाइम कितना आ रहा है? 6 सेकेंड। चलो ठीक है, done। आगे बढ़े। डन। 44.1 आ रहा है क्या होता है? मैं सॉल्व करूँ क्या? आप ही नहीं हो तुम? तू भी बोल देता गलत ही आ रहा सर, यही सही है जो सामने आ रहा है। कितना है? 29.4। 29.4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.8। 44.1 ही आ रहा है। अरे 46 कौन बोल रहा है? 44.1 ही तो आ रहा है। हाँ, इन लोगों की कैलकुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो ये डिस्कस करते हैं, है ना। कैलकुलेशन डिस्कस करने से कोई मतलब थोड़ी है, कैलकुलेशन तो सीख ही गए हो, है ना। कह रहा है कि भाई ये नीचे ट्रू फॉल्स खेलने हैं अपने को। 1D मोशन की बात है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया जाए, वोटिंग कराते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ो और सोचो। पढ़ लिया? पढ़ लिया? कितने लोगों को लगता है पहला स्टेटमेंट ट्रू है? मुझे रीजन चाहिए हर एक चीज का, है ना। हाथ उठाओ। ये क्या गोली मार रही है क्या? सीधा तो उठाओ ऊपर। हाँ। हाँ। 1 2 3। और कोई? 3 लोगों ने वोट किया है ट्रू के पक्ष में। ट्रू फॉल्स ऐसे। कितने लोग कह रहे हैं ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है? और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम उठा रहे हो दोनों की नहीं उठा रहे? हाँ, ये क्या होता है? 11 लोगों का कहना है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। वोटिंग थोड़ी देर बाद खुलेगी। दूसरा ऑप्शन पढ़ा जाए। पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, सोचना है। पढ़ लिया? डन। कितने लोगों को लगता है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है? 1 2 3 4 5 6। 6 लोगों को लगता है बस। कितने लोगों को लगता है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है? भाई +1 कर लिया जाए। फॉल्स वाले हाथ उठाएंगे। सीधा ड्रॉ, सीधा दिखना चाहिए मुझे। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। उठाओ रे, वापस उठाना जरा। 1 2 3 4 5 6। बाकी नालायक क्या कर रहे हैं? उनका कोई ओपिनियन नहीं है। ये लोग हैं जो देश की जो सरकारें बन रही हैं उनमें इनका कोई योगदान नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ा जाए। पढ़ लिया? सोच लिया? वोटिंग करनी है? कितने लोग लगता है ट्रू है? ट्रू वाले हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई साहब। कितने लोग लगता है फॉल्स है? फॉल्स वाले गिने गिनाए अपने 2 लोग। चौथा स्टेटमेंट पढ़ा जाए। पढ़ लिया? कितने लोगों को लगता है ट्रू है? किसी को नहीं लग रहा? हो सकता है तो हाथ उठाओ ऐसे, जैसे आम तोड़ रहे हैं। हाँ। कितने लोगों को लगता है फॉल्स है? संख्या बहुत ज्यादा है। चलो भाई, वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आओ देखें वोटिंग के रिजल्ट्स क्या कहते हैं।
पहला स्टेटमेंट था कि ए पार्टिकल इन 1D मोशन, एक पार्टिकल 1D मोशन में विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट, एक पार्टिकल 1D मोशन में 1 डायमेंशन में किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, हो सकता है बीच में कभी जीरो हो जाए, है ना। तो वो कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। ये बात एकदम सही है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। हे मेरे प्यारे गधों, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाए तो जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो उस दौरान उसी पाथ पे नीचे आएगी। ये 1D मोशन का एग्जांपल है कि नहीं है? 1 डायमेंशन मोशन में इस बॉल के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो है? मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू वाले जो 3 लोग हैं वो वापस से हाथ उठाए, वो ट्रू वाले कौन थे? शाबाश। ऑप्शन नंबर बी पे बात की जाए। वैसे इसका एक एग्जांपल यू टर्न भी होता है। जैसे यू टर्न ऐसा है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, वेलोसिटी इधर है बट एक्सेलरेशन इधर है। एक मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? जीरो, बट एक्सेलरेशन तो रहेगा ना, और उसके बाद फिर वापस से उसी पाथ पे वापस जाना शुरू कर दे, है ना। रिवर्सिंग ऐसी तो होती है। विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी को भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। अगर इस मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो फिर वेलोसिटी को भी जीरो होना पड़ेगा। तो विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको जीरो ही होना पड़ेगा। तो ये काफी कांटे की टक्कर थी दूसरे ऑप्शन में। तीसरे वाले में विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, स्टेटमेंट पूरी तरीके से फॉल्स है। ये बहुमत पूरी तरीके से निरस्त किया जाता है, यहां पर राष्ट्रपति की वीटो पावर लग गई है। तुम सब भोले बच्चे हो। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डायरेक्शन के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन दी है। स्पीड कांस्टेंट यहां है, डायरेक्शन तो बदल सकती है, और अगर डायरेक्शन बदलेगी तब तो एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो मैं क्या कांस्टेंट बोलना चाह रहा हूं? वेलोसिटी। लेकिन डायरेक्शन तो बदल ही सकती है ना, अभी तक तो मैंने डायरेक्शन बदलने की कोई बात ही नहीं करी है। जैसे कि, अरे मेरे भोले बच्चों, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है यू स्पीड से, इसके हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है? यू है कि नहीं है? हर पॉइंट पर इसकी स्पीड यू है, लेकिन हर वक्त डायरेक्शन बदलने की वजह से इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा किधर होगा? सेंटर की तरफ, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ेंगे, समझ गए बात? तो ये तीसरा स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो हो सकता है पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो, जरूरी नहीं है कि उसके पास जीरो एक्सेलरेशन ही हो सकता है उसकी डायरेक्शन बदल रही हो। चौथा पार्ट, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब हो सकता है एक्सेलरेशन इधर हो और वेलोसिटी पीछे हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट फिर भी ये स्पीड को कम कर रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। ये तो मैंने क्लास में बताया था, है ना। तो ये चारों हो गए, इस 2.7 के चारों आंसर लिख लिए जाएं। टी एफ एफ एफ, टी एफ एफ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट लिखने की इच्छा हो तो एनसीईआरटी से लिख लेना, जगह छोड़ दो, है ना। टाइम क्यों बजा वेस्ट करना है? चमकी बात, भोले बच्चे। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट
वन डी मोशन के लिए तो सही हो जाएगा। अगर ये वन डी मोशन की ही बात कर रहा है ना, सिर्फ वन डी मोशन की, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो ये टू डी मोशन हो गया ना। ये तो वन डी मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है ना, और अगर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है तो उस केस में स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा। मोहम्मद जीत गया। क्योंकि इस स्टेटमेंट को अगर सिर्फ इतना ही, ये बात ऊपर नहीं लिखी हो, सिर्फ इतना ही लिखा हो स्टेटमेंट, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, मतलब मैं इसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहा हूं, जब मैं इसको पढ़ाना था सॉल्व भी तो मैं ऐसे ही किया, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो ये 2D में तो बात समझ में आती है, अगर ये इन जनरल स्टेटमेंट होता तो स्टेटमेंट फॉल्स होता। ये स्टेटमेंट इसके साथ पढ़ो, अ पार्टिकल इन 1D मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, उस केस में स्टेटमेंट ये सही है। 2D में तो फॉल्स ही है, इन जनरल भी स्टेटमेंट फॉल्स है। कोई जनरल अगर कोई स्टेटमेंट अगर सिर्फ लिखा हुआ है इतना कि विद कांस्टेंट स्पीड पार्टिकल मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उस केस में 1D भी आ गया, 2D भी आ गया, सब आ गए। ओके, तो उस केस में ये 1D के केस में स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये तो तुम्हारा बहुमत बदल गया यार, वीटो पावर का फिर से इस्तेमाल हो गया। हाँ, तो TF लिखना है। टफ 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 टफ। अगला क्वेश्चन किया जाए। A ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t बराबर 0 से 12 कीजिए। हाँ, एक बार और। अच्छा, और अच्छा, सॉरी सॉरी। ये क्वेश्चन एक टफ कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही गंदी है। नहीं, ये वैसा नहीं है, ये पता है ये टफ क्यों है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, ये क्वेश्चन वैसे कॉलिजन का क्वेश्चन है, कॉलिजन का क्वेश्चन है, ये एक लाइन में हो जाता है कॉलिजन का क्वेश्चन, लेकिन अभी आप लोगों ने कॉलिजन पढ़ा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसमें सिंपल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालो, सीधा फॉर्मूला होता है स्पीड का, सीधा स्पीड के फॉर्मूले में हर एक कॉलिजन के बाद उसकी स्पीड आती जाती है। लेकिन आप लोग अभी भोले हो, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो आप लोगों को अभी इसको प्रॉपर जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे कर लेना चाहिए। एक बॉल को ड्रॉप किया, इसकी हाइट 90 मीटर से ड्रॉप किया, तो मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो गई। अब बोर्ड पे देखती जा, है ना, सो तो नहीं रहा ना कोई आराम। यहाँ पर जब आएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लगा लिया v² बराबर u² प्लस 2as। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 ड्रॉप किया है, प्लस एक्सेलरेशन इज -g एंड डिस्टेंस इज -90, तो v की वैल्यू मेरे पास √900, √9 दूनी 1800 होगी। सही बात है, तो 900 मतलब ये हो जाएगा 30√2, तो इसकी जो स्पीड है वो 30√2 हो गई। √2 की वैल्यू होती है 1.41, पता कि नहीं पता? तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 और 1 4, मतलब 42.3 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होगी जब ये जमीन पे टकरा रहा होगा। इतना चमक गया, उसके बाद जमीन पे टकराया, टकराने के बाद फिर वापस से ऊपर गया। इसने बोला है कितनी वेलोसिटी इसकी लॉस हो गई, एट ईच कॉलिजन फ्लोर द बॉल लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। अगर 1/10 लॉस हो गई तो बची कितनी, आफ्टर वन कॉलिजन स्पीड ऑफ बॉल। देख,
तेरी स्पीड टकराने से पहले कितनी थी, इसको मैंने पहला कॉलिजन नाम दिया तो इसका नाम मैंने v1 दे दिया, कोई प्रॉब्लम? v1। अब इस v1 में से 1/10 लॉस हो गई, तो v1 में से जो लॉस हुई है वो 1/10 ऑफ व्हाट, v1, ये लॉस हो गई। तो बची कितनी, 9v1/10 बची ना, आया ना? ये तो सिंपल सा मतलब हुआ। अगर पहले स्पीड v1 थी, उसके बाद 1/10 लॉस हो गई, तो बची कितनी, 9/10 ऑफ v1। 9/10 ऑफ v1 का मतलब होता है 0.9 v1। तो अब जिस स्पीड से ये ऊपर जाएगा वो 0.9 v1 होगी, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर इसकी स्पीड वापस से कितनी हो जाएगी, 0.9 v1। सही बात है। उसके बाद ये सेकंड कॉलिजन हो गया, तो अब इसकी स्पीड कितनी हो गई, v2। आफ्टर सेकंड कॉलिजन इसकी स्पीड हो गई, मैंने मान लिया इसकी स्पीड हो गई v2। अब आओ v2 की कैलकुलेशन करें। तो टकराने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी पहले कॉलिजन के बाद, 0.9 v1। 0.9 v1 में से भी 1/10 लॉस हो गई, यही तो कह रहा है हर बार कितनी लॉस हो रही है, 1/10। तो इसमें से वापस से 1/10 लॉस करा दी ऑफ v1, 1/10 ऑफ इससे पहले जो भी थी, तो 1/10 ऑफ 0.9 v1। ठीक है, दूसरे कॉलिजन में बात समझ में आ गई। दूसरे कॉलिजन में टकराने से पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 0.9 v1, इसकी भी 1/10 लॉस करानी है, तो 0.9 v1, 0.9 v1 का भी जो 1/10 है वो मैंने लिख दिया। तो ये वापस से 0.9 का स्क्वायर इंटू v1 नहीं हो गया क्या? तुम समझे मैं क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9/10 0.9, 0.9 कॉमन ले लिया, तो 0.9 का स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? तो सेकंड कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0.9 का स्क्वायर इंटू v1। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई तुम्हारे? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये बात पल्ले नहीं पड़ी, क्या हो गया? और कोई? बस ठीक। ये वाला स्टेप कितने लोगों के समझ में आ गया, कितने लोगों के समझ में नहीं आया? ये स्टेप नहीं समझ में आया। पहले कॉलिजन के बाद जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो इसकी स्पीड 0.9 v1 होगी, इसमें कोई डाउट है? कराना साहब, तुम ही 3 लोग हो ना, और कोई? अब 0.9 v1 स्पीड है, वापस से कह रहा है हर कॉलिजन में 1/10 लॉस हो रही है, तो पहले इसकी स्पीड 0.9 v1 थी, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका 1/10 लॉस कराना है, तो पहले इसका 1/10 लॉस कराना है मतलब घटाना है, तो मैंने माइनस लगा दिया। इसका 1/10, 0.9 v1 का 1/10, 0.9 v1 का 1/10 मैंने इसमें से मल्टीप्लाई किया 10 में से, फिर मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसको अगर सॉल्व करने का तरीका देखो तो मैंने इसमें से पूरे में से 0.9 v1 कॉमन ले लिया, अंदर 1 माइनस 1/10 बच गया, तो ये हो जाएगा 0.9 v1 इंटू 9/10। तो इसको मैं 0.9 का स्क्वायर इंटू v1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है आर्यन भाई, एक बार और है? अरे 0.9 कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/10, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, तो कितना हो गया 9/10, 9/10 कितना होता है 0.9, 0.9 इंटू 0.9 क्या हो गया, का स्क्वायर, वही तो लिखा है। हाँ भाई, और कुछ? ये इस कछुए का क्या नाम है, तेरे पीछे वाला, एहान, कोई डाउट? अब चला गया डाउट? ठीक। तो भाई 2 कॉलिजन में तुम्हें समझ में आ गया, एक कॉलिजन में क्या था 0.9 की पावर 1 थी, 2 कॉलिजन में कितना है 0.9 की पावर 2, तीसरा कॉलिजन होगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी 0.9 की पावर 3 ऑफ v1। समझ गए बात को? इस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, v4 हो जाएगा 0.3 का की पावर 4 इंटू v1, इस तरीके से समझ में आ गया। अब हमसे जो वो कह रहा है कि 12 सेकंड तक का ही टाइम बताना है, तो 12 सेकंड तक का टाइम के बारे में ही उसने स्पेशली क्यों बोला है, इसको जरा मैं एक बार समझा देता हूं।
मैं बार बार नहीं लिख रहा आफ्टर सेकंड कॉलिजन, ये वाला V3 मतलब आफ्टर थर्ड कॉलिजन, V4 मतलब आफ्टर फोर्थ कॉलिजन। ठीक है, आ जाओ टाइम की बात करें। तो जब फर्स्ट कॉलिजन हो रहा होगा तो हम T1 बात करना चाह रहे हैं, T1, T2 ऐसे ऊपर गया होगा, या फिर एक काम करो इसका नाम T रख देते हैं, ये T1 और ये भी T1। देखो जब ये बॉल यहां से लेके यहां पे टकराई तो पहली बार टाइम कितना आया T, फिर ये बॉल वापस से टकरा के ऊपर गई तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगा T1, फिर नीचे आई तो आने में टाइम कितना लगा होगा वापस से T1। तो पहले कॉलिजन के बाद जो बॉल ऊपर गई उसकी स्पीड, उसका टाइम T1 और वापस से नीचे आई तो उसका टाइम T1। इतना समझ में आ गया। मैं पहले T निकालना चाहता हूं, तो मैं फॉर T ये कैलकुलेशन करना चाहता हूं। तो फॉर T के लिए मैंने V बराबर U प्लस AT का इस्तेमाल कर लिया। मुझे पता चल गया कि जो V है वो V मेरे पास है 42.3, U की वैल्यू 0 है, G की वैल्यू V निगेटिव में है, G भी निगेटिव में, G की वैल्यू 10 दे दी इंटू T, तो T की वैल्यू आ गई मेरे पास 4.23 सेकेंड। क्या तुमको ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो ये हो गया T की कैलकुलेशन। अब बात करते हैं T1 की कैलकुलेशन। जैसे मैं T1 की कैलकुलेशन करूंगा तो देख, फॉर T1 मतलब यहां से लेके यहां तक का ही तो टाइम है, इसके लिए वापस से मैं लगा दूंगा V बराबर U प्लस AT। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी, यहाँ तक ऊपर जाएंगे तो 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.9 V1 माइनस 10 इंटू T1, तो यहाँ से T1 आ जाएगा 0.9 V1 डिवाइडेड बाई 10। तो T1 की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 0.9, V1 तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम निकाल चुके थे 42.3 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.9 इंटू 4.23, जो कि सॉल्व होके कितना आ रहा है 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 19 20, 2 9 चौक 36, 37 38, मतलब 3.807 सेकेंड। इतना चमक गया। अब देख 3.8 सेकेंड इसको ऊपर जाने में टाइम लगा है और 3.8 सेकेंड किधर आने में टाइम लगा होगा नीचे। तो पहले ऑलरेडी कितना चल चुका है ये 4.2, 3 और 3 6, लगभग ये 2 कॉलिजन ही कर सकता है, इससे ज्यादा कॉलिजन इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हें बात ही कब तक करनी है 12 सेकेंड के बीच में। तो मैं ना इसको छोटा कर रहा हूं, हो जाएगा क्या इससे? इसको तो पहले अब आ जाएगा। आएगा आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया क्या? ठीक है, इतना दिख रहा है तुम लोगों को? यार तू तो कह रहा है सही है, बेचारे वो पीछे वालों को तो पूछ, उनको सांस नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से इस बार हटाना था लेकिन हट नहीं पाया है बेचारों से। ये क्वेश्चन गलत जगह पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन कॉलिजन का है? हाँ, तो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि जो अभी तक जो टाइम बीता है वो टाइम को अगर देखा जाए तो 4.23 प्लस 3.8 प्लस 3.8 इतना ही तो टाइम बीता है। और इतनी देर में तुम कितना आए हो, बॉल नीचे गिरी है, फिर गिर के ऊपर आई है और फिर वापस नीचे आई है, इतना ही तो हुआ है बस अभी। तो ये हो गया 4.23, ये वाला हो गया 3.8, ये भी हो गया 3.8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16,
16, 17, 18, वहां से लगी 1, 4, 3, 7, 3, 10 और 1, 11, लगभग 11.83 सेकेंड हो गया। इसके बाद 12 सेकेंड तक की बात की है, अगला जो भी टाइम होगा वो 12 सेकेंड के बाद ही आएगा, तो उसको ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बेचारे भोले बच्चे। इसने ग्राफ कौन सा पूछा था? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ ही पूछा है, कौन सा पूछा है? स्पीड टाइम थोड़ी पूछा है, मेरे पास पड़ा होगा ये। ड्रॉ प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है, तो स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है तो एक्सटी ग्राफ नहीं ड्रॉ करते, स्पीड टाइम ही ड्रॉ कर देते। बेटा ये तुम्हारी एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी से पूछो, देखो कितने मार्क्स का है। ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता ना भाई, ये क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाओगे इतने प्यार से। इसकी कैलकुलेशन देख रहे हो? अब इसमें सबसे पहले t बराबर 0, 0 के बाद जो अगला जो तुम्हारा टाइम होगा जिस पे तुम बात कर रहे होगे वो कौन सा होगा? 4.23। फिर उसके बाद जो तुम बात कर रहे होगे वो 4.23 के बाद 8, 2, 10, 4, 3, 7 और 1, 8, मतलब 8.03। और फिर तुम जो बात कर रहे हो वो कर रहे होगे 11.83। ठीक है। अब जब तुम पहली बार आए होगे तो तुम्हारी जो स्पीड है वो पहले स्पीड कितनी हो गई? एक्सटी वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में स्पीड तो तुम्हारी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है। तो तुम्हारी पहले स्पीड है 42.3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तुम्हारी स्पीड वापस से कम होना शुरू हुई, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, छोटा है नहीं, गंदी बात। ये सही है, ये हो जाएगा 42.3 सेकेंड। इसके बाद तो तुम्हारी स्पीड कम ही होगी, और एक टाइम के बाद जब तुम 8 पॉइंट मतलब 4.23 प्लस 3.8, इसके बाद तुम्हारी स्पीड कितनी हो चुकी होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे 0। तो उसके बाद ये तुम्हारी स्पीड इसके बाद तो घट के 0 हो चुकी। 0 के बाद तुम्हारी स्पीड, लेकिन डायरेक्टली स्पीड ना, तुमने तो कुछ स्पीड लॉस करी है। तुमने अगर कुछ स्पीड लॉस करी है तो जो तुम्हारी जो स्पीड कम होगी, पहले तो 9/1/10 लॉस होगी, उसके बाद तुम्हारी घट के स्पीड 0 होगी। हाँ, तो वो समझना भी नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझने के लिए है ही नहीं, क्योंकि कॉलिजन तुमने अभी पढ़ा ही नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी एक तो इतनी गंदी है। 42.3 सेकेंड, 42.3 मीटर पर सेकेंड के बाद जो तुम्हारी स्पीड है वो लॉस हुई है ना, 1/10 लॉस हो गए, तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई है? 0.9 v1। तो ये वाली जो स्पीड रही होगी, ये स्पीड तुम्हारी 0.9 ऑफ 42.3 रही होगी, आया ना? उसके बाद फिर तुम वापस से जो तुम जिस हाइट तक पहुंचोगे, तुम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए, हाईएस्ट पॉइंट से पहुंच के टकराने के बाद फिर तुम यहां पर आए होगे, तो जितनी स्पीड तुम्हारी यहां पर ऊपर थी 0.9 v1, वापस से यहां पर भी 0.9 v1 ही रही होगी ना? सही बात है। तो इसका मतलब ये स्पीड वापस से तुम्हारी यहां पे आ जाएगी। बस इतना ही ग्राफ बनेगा, इससे आगे बनेगा भी नहीं। समझे? ये एनसीईआरटी का एक टफेस्ट क्वेश्चन है कॉलिजन के लिहाज से, अगर मतलब मोशन इनवर्सिटी के लिहाज से देखा जाए तो, बनाने के लिए। इसीलिए मैंने तुमसे इसलिए मैंने तुमसे बोला भी नहीं कि इसको तुम लोग सॉल्व कर दो भाई, ये सब मत पूछा करो मेरे से। हाँ, अच्छा थोड़ा जूम इन कर दें। वैसे तुमको इसमें क्या लिखना चाहिए, लिखेंगे आप लोग? आप लिखने योग्य हैं इसमें कुछ? कितने लोग लिखने की इच्छा रखते हैं? अच्छा लिख लिया। सेम सेम बट डिफरेंट। करो करो। एक्चुअली एक पेज पे इतना लिख गया है, वो भी कंफ्यूज हो गया है क्या हो गया उसके संग।
इस क्वेश्चन को दिल पे मत लगाना, है ना। इस क्वेश्चन का चाहो तो ग्राफ याद रख के चले देना अगर ये आए तो सीधा ग्राफ बना देना, और ध्यान रखना हर बार वेलोसिटी v1 की कितनी हो रही है, 0.9। ये वाला ऑब्वियसली एक ही ग्राफ है। हाँ, पहले कॉलिजन के बाद 0.9, दूसरे कॉलिजन के बाद 0.9 का स्क्वायर। वैसे कॉलिजन में ये बात ना, अगर आप लोगों ने कॉलिजन पढ़ लिया होता, कह दो इधर देख, अगर कॉलिजन पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन को मैं सीधा ये बोलता कि देखो बेटा, तुम्हें जैसे मैंने अभी पढ़ाया है कि हर कॉलिजन के बाद स्पीड v बराबर e की पावर n टाइम्स हो जाती है, तो इसकी वजह से पहले कॉलिजन के बाद सीधे 0.9, दूसरे कॉलिजन के बाद 0.9 का स्क्वायर, ऐसा सीधा बोल देता डायरेक्टली, उसके बाद सीधा ग्राफ बन जाता। लेकिन आप भोले बच्चे हैं, आपने अभी पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चन गलत जगह पढ़ा है। हालांकि हो तो सकता ही है सॉल्व शॉर्ट मेथड से, नहीं तो लॉन्ग मेथड से तो हो ही रहा है। आगे बढ़ा जाए। इंपॉर्टेंट तो वही है। एक काम करेंगे, इसका आपको पीडीएफ भेज दें क्या? हाँ, ये कर सकते हैं। अच्छा सा फोटो खींच लो, क्यूट सा। अच्छा, अरे रुको यार। अ, 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 इतना ठीक है बेटा, अपने आप आएगा। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब खींचो, मैं बाहर जाता हूँ, खींच लो। आज तुम लोगों ने इतना जबरदस्त क्वेश्चन किया है, आज घर पे जाके एक गिलास ग्लूकोज पी लेना। भाइयों का भी बी नहीं पता है। अच्छा, तो बताओ फिर, जब आदमी बीमार होता है तो ग्लूकोज की बोतल क्यों लगाते हैं? सलाइन क्या होता है? सलाइन को क्या, सलाइन का मतलब क्या होता है? देख रहा है अंदर जो जबरदस्ती बायो पढ़ा रहे हैं हमें। बाहर जाओ, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। इतना कोई जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाना है। देखो भाई, आओ एनसीईआरटी की और बातें करें, और एनसीईआरटी कैसे परेशान करती है बच्चों को। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन magnitude of displacement, sometime called distance, over an interval of time, and the total length of the path covered by a particle over the same interval। मतलब वो तुमसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में डिफरेंस पूछना चाह रहा है। जो पहला वाला पार्ट है, ये पूछना चाह रहा है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, गधे नहीं हो, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल थोड़ी बोला है। इन टाइम इंटरवल, उसमें कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन की बात भी कर सकता है, फोर्स की बात भी कर सकता है। हाँ, जरूरी थोड़ी उसको डिवाइडेड बाई टाइम करना है। समझ गया बात को? तो पहले वाले पार्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, डिफरेंसेस भी पता है, तो इसमें आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस लिखने हैं। आप लोग अपनी कॉपी में खुद लिख लेंगे, लिखा तो चुका ही हूँ मैं वैसे, तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है वापस से। इसका आंसर देख लो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस। दूसरा डिफरेंस पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ओवर एन इंटरवल टाइम इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये डेफिनेशन हमको बचपन से पता है, बताने की जरूरत नहीं है।
श्रीति को जरूरत है शायद। Show in both A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first when is equality shine true. For simplicity consider 1D motion only. ये क्या कह रहा है कि आपने जो भी बात करी है इन सब में ये एक्सप्लेन करो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले वाले में एक्सप्लेन क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, जो कि होता ही है 1D मोशन के लिए, हमने पढ़ा ही रखा है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि दूसरे वाले पार्ट में, मतलब इसी का जो दूसरी चीज एक्सप्लेन करने को कह रहा है कि अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की और बात करें एवरेज स्पीड की, तो इसमें एवरेज स्पीड ही बड़ी होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी से। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही थी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की। ये सारी बातें अपन ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको वापस से बताने का कोई मतलब नहीं है। बस ये देख लो कि जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितने गंदे तरीके से पूछ रहा है। ऊपर वाले में डिफरेंस पूछना चाह रहा है और नीचे वाले में इसी चीज़ को बस वापस से लिखवाना चाह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिटेल में लिखने की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं है। ओके, आगे बढ़ा जाए। रुक जाए, पहले वाले में क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम इंटरवल में, इनके बारे में डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप लोग ये भी बता देंगे दूसरे वाले में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का डिफरेंस, ये भी लिखा रखा है। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है, और किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, ये बात अपन कर चुके हैं। ठीक है जी, आगे चलें। चलो, एक ढंगा क्वेश्चन आया इतने देर के बाद। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी है, इसका एक घर है, ये मार्केट है, घर से मार्केट जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि कितना दूर है लाला, 2.5 किलोमीटर। उसे लगा कि भाई मार्केट क्लोज है, तो वो इंस्टेंटली मुड़ा मार्केट से घर आ गया, लेकिन इस बार घर पे तेज चल के आया है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के आया है। तो बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आप लोग करेंगे या मैं करूं? ये तो इजी क्वेश्चन है, करिए। टाइम निकालिए पहले, कितनी देर में पहुंचा। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन है ही नहीं। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना। कितना टाइम आ रहा है? 2 और 3, 2 सेकंड में घर आ गया। यूनिट देख ले, यूनिट। तुमने कुछ लिखा नहीं इतनी देर में? थोड़ा बहुत आसान कर दिया ना लिख के, घर वालों को दिखा देना हमने आपके ऊपर एहसान किया, लिख के लाए हैं, देखो थोड़ा सा। 18 मिनट्स में लौट के आ गया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? क्यों? क्योंकि वो घर से चला था और वापस से लौट के कहाँ पे आ गया, घर पे। तो पहले वाले पार्ट में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि वो घर से चला था घर पे आ गया।
इसीलिए उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वो 0 हो जाएगी। सही बात है। दूसरे वाले में कह रहा है एवरेज स्पीड बता दो, और एवरेज स्पीड भी उसने एकदम खतरनाक टाइप से बात करी है, 30 मिनट में बताओ, 50 मिनट में बताओ और 40 मिनट में बताओ। तो भाई पहले अपन बात कर लेते हैं, ये T1 टाइम बोल दिया और ये T2 टाइम बोल दिया। बी पार्ट के लिए मैं T1 टाइम की बात करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी 2.5, स्पीड कितनी है 5, तो ये हो जाएगा हाफ आवर। हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट। कितने लोगों का T1 सही है? वेरी गुड। अरे हम किया नहीं तो फिर बात करेंगे T2। डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस अगेन 2.5 है। स्पीड की बात करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, तो 25 या 75 मतलब 1/3 आवर। 1/3 आवर का मतलब होता है 20 मिनट। ये 18 मिनट कौन बोल रहा था अभी? हुई थी 20 मिनट। ठीक है, तो टोटल इसकी जर्नी कितनी देर की है? 50 मिनट की है। ठीक है, अब आके अपन देखते हैं बी का फर्स्ट पार्ट। बोर्ड पे देखो, तो पहले तो उसने बात करी है 0 से लेके 30 मिनट। तो 0 से लेके 30 मिनट में एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस अपॉन क्या चाहिए? टाइम। 30 मिनट में कितना चला होगा वो? तो 30 मिनट में वो घर से मार्केट में पहुंचा है, तो 30 मिनट में जो उसने दूरी तय करी है वो है 2.5 किलोमीटर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2.5 किलोमीटर, या इसको 2500 मीटर लिख दूं क्या सीधा? ये लिख दूं या नहीं लिखूं? एक काम करो, 2.5 किलोमीटर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम। टाइम की बात करें तो टाइम है 30 मिनट। 30 मिनट को अपन ने आवर में कन्वर्ट कर लिया। आवर में आई था कितना था? 0.5 आवर, मतलब 1/2 आवर। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड घर से यहाँ तक की तो मार्केट तक की तो सही है। दूसरे वाले पार्ट में उसने बोला है कि 0 से लेके 50 मिनट। तो भाई इसको ऐसे समझो, t बराबर 0 पर ये यहाँ था, t बराबर 30 पर ये यहाँ है, और t बराबर 50 पर ये वापस से यहाँ आ गया, क्योंकि 20 मिनट लगे ना इसको। तो 0 से लेके 30 तक तो यहाँ गया, और फिर 30 से लेके 50 तक यहाँ गया, 20 मिनट यहाँ लग गए। तो वापस से जब लौट के आया होगा तो टोटल डिस्टेंस की अगर अपन बात करें एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन के लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2.5 गया और 2.5 आया। इतना समझ में आया? और टोटल टाइम की अगर बात करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 आवर में लिखना है ना। तो ये तो कितना हो गया 5, और नीचे कितना हो गया 3 और 2 5/6, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। सही लग रहा है? टाइम में कोई गड़बड़? खट्टर साहब पक्की बात? भूल तो नहीं जाएगी बेटा? अरे 50 मिनट की बात कर रहा है, दूसरा पार्ट देख इसका, 0 से लेके 50 मिनट। 50 मिनट जब बीते तो वो बंदा घर से मार्केट जाके वापस यहाँ तक आ गया, तब 50 मिनट बीते ना। तो इसका मतलब वो 2.5 किलोमीटर गया और 2.5 किलोमीटर आया, तो टोटल कितना चला? वही तो लिखा है 2.5 + 2.5। और टाइम की बात करेंगे तो जाने का टाइम T1 इज 1/2 आवर, और आने का टाइम T2 इज 1/3 आवर। तो टाइम ऐड कर दिया मैंने, 50 मिनट को मतलब आवर में लिख दिया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई घोष साहब, नहीं? तीसरे में आओ। तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है, तीसरे वाले को अगले पेज पर समझाता हूं। तीसरे वाले को समझने के लिए ये था उसका घर, ये थी मार्केट, और मैं इसको सेम लाइन पे बना दे रहा हूं। ये है घर। t बराबर 0 पे यहां था, t बराबर 30 मिनट पे यहां था,
और t बराबर 50 मिनट पे यहाँ था। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी भी 2.5 किलोमीटर है और ये वाली दूरी भी 2.5 किलोमीटर है। क्या तुमको पूरा समझ में आ गया? समस्या क्या है कि वो बीच में कहीं होगा 40 मिनट पे, तो तुमको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी चली उसने। तो देखो, ये वाली जो जर्नी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, ये वाली डिस्टेंस तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो S1 है, इस वाली का नाम दे दिया मैंने S2। S2 निकालने के लिए मुझको करना पड़ेगा स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसा लिख दूं क्या, स्पीड इनटू टाइम? तो देख यार, यहां से लेके यहां तक की स्पीड इस रीजन में कितनी थी उसकी? 7.5 किलोमीटर पर आवर थी कि नहीं स्पीड? तो वो स्पीड से ही चलेगा, तो उसकी स्पीड इस रीजन में थी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम भी किस में रखना पड़ेगा? आवर में। ये कितना देर की बात कर रहा है? t बराबर 40 मिनट की बात कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम बचा होगा वो कितना बचा होगा? और 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10/60, मतलब 10/60 आवर, मतलब 1/6 आवर। तो 1/6 आवर इतना टाइम, तो इससे यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ गई। सही बात है? ये आवर हटा दो यहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस तो मीटर में आएगी ना दोस्त, तो तुम्हारे पास किलोमीटर में आएगी। तो डिस्टेंस तुम्हारे पास ये आ गई। ये कितना होता है सॉल्व हो गए? स्पीड इसकी कितनी आई थी? 7.5 ही थी ना? हाँ, कितना हो गया? 7.5/6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 12, 3 बचे, 6 पंजे 30, 1.25। सही बात है? अब इतनी अगर इसकी डिस्टेंस आ गई 1.25 किलोमीटर, तो अब मेरे पास बात सिर्फ इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक की करनी है। तो फॉर ए टू बी, एवरेज स्पीड जो होगी वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास? तो पहले 2.5 तो तुम चली चुके हो। ए आ रहे हैं, देख इधर, 2.5 तो यहाँ से यहाँ तक चली चुके हो, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी तो चाहिए। तो वो तुम्हारे पास कितनी है? S2। तो इसको ऐसा लिख दे, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम तुम्हारे पास कितना है? 40 मिनट। इसको आवर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। S1 इज 2.5 किलोमीटर, S2 कितना है? S2 आया है 1.25 किलोमीटर, ये प्लस होगा, प्लस 1.25 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अब आ जाओ बेटा टाइम, तो 40 को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60, ये हो गया किलोमीटर में, ये हो गया आवर में। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3.75 डिवाइडेड बाई 2/3, इतना हो गया किलोमीटर पर आवर। बाकी आप सॉल्व कर लेंगे या मैं करूं? कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्या क्या आया? 5.625, यही आ रहा है क्या? ऐसा ही बच्चा बोल रहा है 5.625 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। क्या तीसरा पार्ट समझ में आ गया? तो तीसरे पार्ट में क्या है कि उसने न तो 0 से लेके 30 मिनट की बात करी, न 0 से लेके 50 मिनट की बात करी, उसने बीच का कोई टाइम पकड़ लिया। तो उस टाइम तक मुझे डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी कि उस टाइम तक डिस्टेंस कितनी चली उसने। तो पहले 2.5 किलोमीटर तक की तो मुझे पता थी, अगले 30 से लेके 40 मिनट, अगले 10 मिनट में पता करनी थी। 10 मिनट के लिए मैंने 10 मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट कर लिया। इस रीजन में उसकी स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर मुझे पता थी, तो ये S2 मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से 1.25 किलोमीटर। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। किसी के मन में कोई डाउट नहीं? तो आज अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 10, अभी 11। कितने क्वेश्चन हैं इसमें? चलो, अब मतलब अब ज़्यादा नहीं है, अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो सैटरडे की क्लास में अपन इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।